Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gonchuputra, Zone Langit, and today our topic is improvement of crops for class 8th subject Science, chapter number 6. Uh, at present, India's population increased by about 20 million every year. Accordingly, our food requirements also increase. Dear students, at present, our population is about 1.38 billions. We stand second in terms of population in the world. We grow about 145 million tons of food for our population. How did this increase, dear students? We have of course brought additional land area under the plow, but dear students, there are some methods through which we can increase our production. Let's discuss on them. तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 1.38 बिलियन है। इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड तैयार करना होगा ज़मीन से, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को पाल सके। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या मेथड्स है, क्या फैक्टर्स है जिनसे हम अपनी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है प्लांट ब्रीडिंग्स। तो बच्चों, प्लांट ब्रीडिंग्स में मैंने लिखा है यहाँ पर गुड एंड हेल्दी सीड, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। तो बच्चों, ब्रीफली इन पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है कि हमें अच्छे और तंदुरुस्त बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। उनसे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हम मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग two different varieties of crops to produce a new variety with a good property of both crops। तो बच्चों, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में हम दो सीड्स लेते हैं, उनको आपस में हाइब्रिड करते हैं। तो जो वहाँ पर तीसरा निकलता है, मिक्स करते हैं, जो वहाँ पर तीसरा निकलता है तो वो सीड हाइब्रिड कहलाता है। उसमें दो प्रॉपर्टी दोनों सीड्स की होती है। यहाँ पर बच्चों, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर हम हाई यील्ड सीड लेंगे और लो यील्ड सीड लेंगे, तो हाई यील्ड सीड की प्रोडक्शन ज़्यादा, उससे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, लो यील्ड की प्रोडक्शन लो आती है। लेकिन हाई यील्ड में हम देखते हैं कि ये लो रेजिस्टेंट टू डिजीज़ होता है। जो लो यील्ड सीड होता है वो हाई रेजिस्टेंट टू डिजीज़ होता है। तो बच्चों, यहाँ पर जब हम इनको हाइब्रिड करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो जनरेट होती है कि हाई यील्ड में हाई प्रोडक्शन आती है, तो इसके साथ ये प्रॉपर्टी भी मिक्स होती है लो यील्ड की कि हाई रेजिस्टेंट टू डिजीज़। इस तरह से जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, in genetic improvement, genes of a crops are modified so that desired properties are retained and undesired properties are suppressed। यहाँ पर भी जेनेटिक में हम देखते हैं कि जीन्स, क्रॉप्स के जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, जो इस बीज में अच्छी प्रॉपर्टीज होती है इसको बढ़ावा मिलता है, और जो अनडिजायर्ड प्रॉपर्टी उसमें होती है इसको हम सुप्रेस ही कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास जो सीड्स बाद में आते हैं उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इन्हीं हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड से हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को पाल सकते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर सॉइल इम्प्रूवमेंट की। तो सॉइल इम्प्रूवमेंट में बच्चों हम देखते हैं 3 मेथड्स मैंने यहाँ पर लिखे, जनरली यूज्ड इन इंडिया फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल। क्रॉप रोटेशन। बच्चों, तो क्रॉप रोटेशन आपको पता ही है कि हम दालों पल्सेस जो है, पल्सेस क्रॉप प्लांट्स की कल्टीवेशन जब हम किसी ज़मीन में करते हैं, तो बच्चों पल्सेस में ये क्वालिटी, इनमें नेचर क्वालिटी है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं। जिस ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वहाँ पर दालों की कल्टीवेशन करनी चाहिए, ताकि उस ज़मीन में क्या होता है,
उस ज़मीन की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन्हीं दालों से इनके रूटों के ज़रिए से जो इनमें बैक्टीरियास होते हैं वो इसमें मिक्स करते हैं। इस तरह से ज़मीन जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बढ़ जाता है और ये ज़मीन ठीक हो जाती है, इसमें फर्टिलिटी पैदा होती है। उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं कि पहले अगर हम इस पर राइस की कल्टीवेशन करेंगे तो अगर हमें ये लग रहा है कि प्रोडक्शन कम आ रही है तो हम बाद में उस पर चेंज कर सकते हैं, तो इस पर हम पल्सेस की कल्टीवेशन करेंगे। इस तरह से बच्चों मिक्सड क्रॉपिंग में हम देखते हैं समटाइम्स two crops may be grown together to save time and labor. This also help the products and waste materials of one crop to be utilized by another crop. And this method is known as a mixed cropping. Mixed crop में हम दो फसल एक साथ ज़मीन में लगाते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और लेबर भी बच जाए। एक क्रॉप जो है उसकी जब उसकी टाइम पीरियड पहले होता है तो इससे वो दूसरी फसल की परवरिश करता है, इससे भी हम ज़मीन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। या हम पल्सेस और दूसरे फसल दूसरे क्रॉप्स को एक साथ लगा सकते हैं, उससे हम ज़मीन में फर्टिलिटी ऑलरेडी हमने देखा कि पल्सेस से होता है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ग्राउंड नट एंड कॉटन की। ये यूजुअली एक साथ मिक्सड क्रॉप्स में इनकी कल्टीवेशन होती है। इस तरह से ये ज़मीन की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। तीसरा यहाँ पर फील्ड फिलो लैंड, हम उस लैंड को कहते हैं जिस पर हम कल्टीवेशन करते हैं, बाद में हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं हम कि अगर हम फील्ड लैंड को छोड़ते हैं तो इसमें नेचुरल ग्रास उगती है, उसमें बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं जिससे वो ह्यूमस उसमें जो पैदा होता है वो ज़मीन के साथ मिल जाता है और ज़मीन में फर्टिलिटी पैदा होती है। ऑल दीज मेथड्स इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस ऑफ द सॉइल एंड द सॉइल बिकम्स बेटर suitable for the growth of new crop. इस तरह से बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। यहाँ पर वीड्स अनवांटेड प्लांट उनको निकालना होता है, इनको निकालने से या इन पर हम दवा का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे ये ख़त्म हो जाते हैं और हमारी क्रॉप्स अच्छी उनकी प्रोडक्शन अच्छी होती है। इस तरह से दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हमारे फसल में बीमारियां लगती हैं, उन पर हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स की दवा स्प्रे करते हैं। उस तरह से हम पेस्ट से और इंसेक्टिसाइड से ड्यू टू स्प्रे हम अपने फसल को बचाते हैं। लेकिन ये अमल पे ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा करना ये हार्मफुल भी है इंसानों के लिए भी और ज़मीन के लिए भी है, क्योंकि इससे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं। तो गरज ये कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड से हम अपनी फसल को बचाते भी हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखा है मैंने स्टोरेज। तो बच्चों यहाँ पर हम इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आती है, यहाँ पर ऑलवेज फूड शॉर्टेज रहती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें अपनी फसल को अच्छे गोदामों में स्टोर कर लेना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बच्चों तो 25% हमारा जो प्रोडक्शन होता है, जो हमने जो फसल तैयार की होती है, इसका ये 25% प्रोडक्शन ज़ाया होती है। किससे? सिर्फ रेटों से। जो चूहे होते हैं वो हमारी 25% प्रोडक्शन को खा लेते हैं या ज़ाया कर लेते हैं। इससे ये हमारे लिए एक चिंता की बात है। तो बच्चों हमें ऐसे स्टोर्स बनाने चाहिए जो जिनको साफ करने में आसानी होती है, जो वाटरप्रूफ होनी चाहिए, जिनमें टेम्परेचर मेंटेन रहे। और बच्चों जो उस जगह पर होंगे जहाँ पर हम इनको इजी तो ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पर हमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर रेट्स या पेस्टिसाइड्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी फसल को कोई नुकसान न पहुँचे। तो बच्चों स्टोरेज of grains is very important as the yield from crop is not available all the time. Dear students, once the crop is ready, then the grains are to be cleaned for storage so that they can be used later on. तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि स्टोरेज का भी कितनी अहमियत है। अगर हम अपनी फसल को बचा पाएंगे तो
हम अपनी पॉपुलेशन के लिए गुज़ा महफूज रख सकते हैं और उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब क्राइसिस होगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।